नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्पोजिशन स्कीम की। अब कॉम्पोजिशन स्कीम आता कहां से? कॉम्पोजिशन स्कीम इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 of CGST Act. A person gets to pay tax at a lower rate. ये हुआ एडवांटेज। डिसएडवांटेज है कि I cannot collect tax from customer and I also cannot take input tax credit. तो जो मैं परचेज पे टैक्स पे करता हूँ ना, वो मेरा कॉस्ट बन जाता है अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। पर इसके और फायदे भी हैं। यू विल पे टैक्सेस ऑन क्वार्टरली बेसिस, बाकी मंथली बेसिस पे करते हैं, बट कॉम्पोजिशन स्कीम पर्सन कैन पे अंडर क्वार्टरली बेसिस। प्लस ये एक ही रिटर्न फाइल करता है GSTR4 ऑन अ एनुअल बेसिस। अब कॉम्पोजिशन स्कीम कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, व्हेन आई से लोअर रेट उसका मीनिंग क्या होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ पर्सन हु कैन टेक कॉम्पोजिशन स्कीम। जो हमारा पहला डिस्कशन है वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले कौन सकता है? एनी पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ध्यान देना, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 crores कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ से कम है, देन इन दैट केस आई कैन टेक द बेनिफिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। रिमेंबर वन थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्रीगेट टर्नओवर में क्या कंसिडर होता है और क्या कंसिडर नहीं होता है। चलिए देखते हैं। अब जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, जो आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं वो भी इंक्लूड होता है, इंटर स्टेट सप्लाई एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये सारे एग्रीगेट टर्नओवर के पार्ट बनते हैं। अब एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड क्या करता है? दो चीज, वन GST एंड सेकेंड वन इनवर्ड सप्लाई अंडर RCM। सर ये इनवर्ड सप्लाई अंडर RCM क्या हुआ? बहुत ध्यान से सुनना। When I say turnover, turnover would include all my supplies, that is sale transactions, that is outward transactions. सारे outward transactions मेरे aggregate turnover के पार्ट बने। Inward supply under RCM हुआ purchases where I am required to pay tax. Now the question is, purchases जहां tax मैं पे कर रहा हूं, does it mean I will add it in my aggregate turnover? नहीं। Never can purchases become part of aggregate turnover. Clear? एक और very important aspect which you should know is it is calculated pan wise. मतलब जितने भी ब्रांचेस हैं मेरे थ्रू आउट इंडिया, सारे ब्रांचेस का टर्नओवर ऐड होगा। आप वर्ड ही देखिए, लिखा हुआ है एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर इज कैलकुलेटेड पैन वाइज and it includes all the outward supplies. सारे outward supplies will become part of aggregate turnover. अब one very important aspect which you should remember very very carefully. ध्यान से सुनिएगा। Interest earned on loans, deposits and advances will not form part of aggregate turnover for the purpose of composition scheme. याद रखना, only for the purpose of composition scheme, this interest which I earn will not become part of aggregate turnover. देखिए, loans जब मैं देता हूं या किसी डिपॉजिट पे मुझे इंटरेस्ट आता है, तब it is a exempt supply और aggregate turnover includes exempt supply, but still गवर्नमेंट हैज गिवन दिस बेनिफिट कि अगर आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो उस इंटरेस्ट को एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं करेंगे, बट इट इज ओनली फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। याद रखना, पूरे के पूरे कॉम्पोजिशन स्कीम में कहीं भी आप इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन लोन्स, डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस कंसिडर नहीं करेंगे।
मैंने फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट कमाया, ऐड नहीं होगा। सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट कमाया, ऐड नहीं होगा। मैंने लोन दिया किसी को, उस पे इंटरेस्ट कमाया, ऐड नहीं होगा। बट ओनली फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। याद रखना, रजिस्ट्रेशन के वीडियो में डिस्कस करूंगा। इंटरेस्ट विल बिकम पार्ट फॉर चेकिंग रजिस्ट्रेशन लिमिट। याद रखना, रजिस्ट्रेशन लिमिट चेक करने के लिए इंटरेस्ट विल बिकम पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, बट कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए इंटरेस्ट नेवर बिकम्स पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, अब यहां और एक क्वेश्चन आता है, अगर मैंने ये पेन सेल किया और इस पे पेमेंट डिले हो गया और इस पे मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया, will that become part of aggregate turnover? The answer is yes. What is excluded is only interest on loans, deposit, advances. जो आप पेन बेचकर वो पेन का पैसा डिले हो गया है और फिर उस पे इंटरेस्ट कमा रहे हैं, that will anyways form part of aggregate turnover. वो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में हमने देखा था, so that becomes part of aggregate turnover. ठीक, अब सारे स्टेट्स के लिए लिमिट 1.5 करोड़ है, बट फॉर 8 स्टेट्स 75 लाख लिमिट इज एप्लीकेबल। अब ये कौन से 8 स्टेट्स हैं जहां सिर्फ 75 लाख तक का ही बेनिफिट मिलेगा? आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि MTNM मस्त यूपी हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था फॉर रिमेंबरिंग रजिस्ट्रेशन लिमिट। अब वहां से MTNM रिमेन सेम एंड देन मसू कम्स। MTNM मसू, ये 8 स्टेट्स हैं जहां रजिस्ट्रेशन लिमिट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम मैक्सिमम वुड बी 75 लाख। अब देखते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मिजोरम। मतलब अगर आप इन 4 स्टेट में, तो कॉम्पोजिशन लिमिट विल बी 75 लाख। एंड यहां है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड उत्तराखंड। अब एक क्वेश्चन यहां आता है, अगर मेरा एक ब्रांच 75 लाख लिमिट वाले स्टेट में है और एक ब्रांच 1.5 करोड़ लिमिट के स्टेट में है, तो फिर कौन सा लिमिट कंसीडर होगा? बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर इज कैलकुलेटेड पैन वाइज, देन द क्वेश्चन इज कौन सा लिमिट कंसीडर होगा? फॉर योर एग्जाम्स 75 lakh limit will be considered if one of the branches is there in these 8 states. ये मत भूलना, अगर एक भी ब्रांच MTNM मसू में हुआ तो कॉम्पोजिशन लिमिट विल बी 75 लाख। अब देखिए, मैंने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का तो टर्नओवर चेक कर लिया। अब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का अगर एग्रीगेट टर्नओवर इस लिमिट से कम है, तब मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगा। करंट ईयर में विल आई गेट कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर एनी अमाउंट? याद रखिएगा, करंट ईयर में भी सेम लिमिट अप्लाई होगा, 1.5 करोड़ और 75 लाख एज द केस में भी। मतलब जैसे ही आपका करंट ईयर में टर्नओवर इस लिमिट को क्रॉस करता है, वैसे ही आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट डिस्कशन इज किसको ये स्कीम नहीं मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। थर्ड डिस्कशन इज पर्सन्स नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर आप ये ट्रांजैक्शंस कैरी आउट करते हैं तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहला इज इफ यू आर हैविंग अ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, चाहे दोनों में से कोई सा भी हो। इफ यू आर सप्लाइंग आउटसाइड द स्टेट देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। क्योंकि अगर आप आउटसाइड द स्टेट है, इन केसेस में सामने गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं दूसरे स्टेट में, पर उस स्टेट को कुछ रेवेन्यू नहीं मिलेगा,
इसीलिए गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा दैट इफ यू आर एंगेज्ड इन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई देन कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया? सेकेंड, इफ यू आर सेलिंग समथिंग विच इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी, याद रखना नॉट लेविएबल टू जीएसटी बोला है, एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं बोला है। नॉट लेविएबल टू जीएसटी क्या होता है? जिसपे जीएसटी का लेवी ही नहीं है, लाइक अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, 5 प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, क्रूड ऑयल, दीज आर नॉट लेविएबल टू जीएसटी। मतलब अगर आप ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तब आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। सर बट हम लोग का एक डाउट है, आपने कहा एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरस्टेट सप्लाई ऐड होगा और आप यहां कह रहे हैं सर इंटरस्टेट सप्लाई करोगे तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। ध्यान से बात सुनो, पिछले साल कैन आई हैव इंटरस्टेट सप्लाई? द आंसर इज यस। लास्ट ईयर आई माइट हैव इंटरस्टेट सप्लाई, बट जैसे ही मैं कॉम्पोजिशन स्कीम लेता हूं ना वैसे आई शुड स्टॉप एनी इंटरस्टेट सप्लाई। तो एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट चेक करने के लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में डिसाइड होता है। आई मीन कॉम्पोजिशन स्कीम लिमिट चेक करने के लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में डिटरमाइन होता है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका इंटरस्टेट सप्लाई हो सकता है, बट जैसे ही आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करते हैं वैसे ही यू शुड स्टॉप इंटरस्टेट सप्लाई। सर सेल ऑफ अल्कोहलिक लिकर है, लास्ट ईयर है तो चलेगा, हाँ लास्ट ईयर है तो वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा, पर जैसे ही आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हैं यू शुड स्टॉप सेलिंग अल्कोहलिक लिकर। सर इफ आई माय मेन बिजनेस इज अल्कोहलिक लिकर और साइड बिजनेस इज अदर, in that case please don't take composition scheme. Sir if I have only interstate supply, in that case please don't take composition scheme. आपके लिए composition scheme available नहीं होगा क्योंकि ये सारे persons are not eligible for composition scheme. ठीक है, let's see the third one. Third one is a person who makes a supply through e-commerce operator who is required to collect tax under section 52. See, TCS you will learn at final level, but a person who is supplying through e-commerce operator where e-commerce operator is required to collect tax, in such cases composition scheme is not available for you. Then manufacturer of specified products, बहुत ध्यान रखना लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स। सर ये स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स कौन से हैं? ये स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स हैं 4, पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम एंड एरेटेड वाटर। अगर आप ये 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। Remember, a trader of these 4 products, can he still take composition scheme? The answer is yes. A trader can still take composition scheme, but a manufacturer of these 4 products is not permitted to take composition scheme. ठीक है? Okay. Then you have casual taxable person and non-resident taxable person. Casual taxable person, a person who does business occasionally in a state where he does not have a fixed place of business. And NRTP कौन है? A person who does not have a fixed place of business in India or fixed place of residence in India and does business occasionally. He just came for some time for selling certain products. उस केस में उसे composition scheme का benefit नहीं मिलेगा. And the last one is a person who supplies services other than restaurant. अब सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है उसे मिलेगा, बट सोच के देखो अगर रेस्टोरेंट अल्कोहलिक लिकर बेच रहा है तब नहीं सर, अगर रेस्टोरेंट अल्कोहलिक लिकर बेच रहा है तब वापस उसे कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। ठीक है,
अब ध्यान से ये सोचो, इफ आई एम प्रोवाइडिंग सम अमाउंट ऑफ सर्विस, शुड आई बी एलिजिबल? मतलब मैं नॉर्मली कैलकुलेटर ही बेचता हूँ, बट कभी कभी कैलकुलेटर के रिपेयर सर्विस भी कर देता हूँ, शुड आई बी एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? गवर्नमेंट प्रोवाइडेड अ रिलीफ इन दिस। देखिए पहले लॉ में लिखा हुआ था कि आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। फिर गवर्नमेंट ने एक छोटा सा अमेंडमेंट लाया, बट वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जहां कहा कि सर्विस अप टू अ लिमिट इज परमिसिबल। मतलब एक लिमिट तक सर्विसेज परमिसिबल है, और वो लिमिट गवर्नमेंट ने क्या रखा? 10% ऑफ टर्नओवर in a state in preceding financial year or 5 lakh whichever is higher। अगर आप इतना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तब आपको कॉम्पोजिशन स्कीम लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर मेरा टर्नओवर पिछले साल था 100 लाख, कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा? सर कॉम्पोजिशन स्कीम तो मिलना चाहिए सर, 1.5 करोड़ का लिमिट है। अब 100 लाख एंड मेरा ब्रांच सिर्फ एक ही स्टेट में था, तो 100 लाख इंटू 10% क्या होगा? 10 लाख। सो 10 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब करेंट ईयर में मैं अप टू 10 लाख रुपीस तक का सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं। मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आने की कोई जरूरत नहीं। तो याद रखना, अगर मैं कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, मेजरली मेरा बिजनेस गुड्स का है, स्टिल आई विल बी एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। सो 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। बट बहुत ध्यान रखना, अगर मेरे 2 ब्रांचेस है, एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान से देखो, एक ब्रांच मुंबई में है, एक ब्रांच दिल्ली में है। मुंबई ब्रांच टर्नओवर है 70 लाख और दिल्ली ब्रांच का टर्नओवर है 30 लाख। तो ये दोनों के लिए जो सर्विस परमिसिबल लिमिट होगा वो सेपरेटली कैलकुलेट होगा। मतलब मुंबई के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो यहां 10% से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर है। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर के हिसाब से मुझे पता करना है कि करंट ईयर में कितना सर्विस परमिसिबल है। तो 70 लाख इंटू 10% करूंगा, परमिसिबल सर्विस एलिमेंट इन करंट ईयर विल बी 7 लाख। और दिल्ली के लिए 10% से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 लाख आ रहा है, 3 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो दिस 7 लाख एंड 5 लाख विल बी परमिसिबल सर्विस एलिमेंट फॉर ईच ब्रांच। अगर दोनों में से एक ब्रांच ने भी ये लिमिट क्रॉस कर देना, फिर कॉम्पोजिशन स्कीम से सारे लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा। सारे लोगों को मतलब सर सारे ब्रांचेस को शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक ब्रांच ने एक कंडीशन कॉम्पोजिशन स्कीम की तोड़ दी तो सारे ब्रांचेस को शिफ्ट होना पड़ेगा टू रेगुलर स्कीम। समझ में आया? ओके, एक रिकैप करते हैं। हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? अ पर्सन हु डज अ इंटरस्टेट सप्लाई, supplies goods not leviable to GST, supplies through e-commerce operator, casual taxable person, non-resident taxable person, manufacturer of 4 products: pan masala, tobacco, ice cream, aerated water, and service turnover crosses specified limit, but restaurant service completely permitted. Service turnover crosses specified limit, कितना? 10% of turnover in a state of preceding financial year or 5 lakh whichever is higher। एंड ये ब्रांच वाइज कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दिया। अब देन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अराइजेस इज, सर आप बोल तो रहे हो लोअर रेट, पर वो लोअर रेट है क्या? मैं लोअर रेट डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस करूंगा, सेक्शन 10(2)(a। अब देखो, इफ यू आर सप्लाइंग गुड्स तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल रहा था। इफ यू आर सप्लाइंग गुड्स प्लस सम सर्विसेज तब भी आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल रहा था। बट व्हाट अबाउट अ पर्सन हु इज ओनली प्रोवाइडिंग सर्विसेज, वाज ही गेटिंग कॉम्पोजिशन स्कीम? नहीं सर,
खाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था उसको तो नहीं मिल रहा था। फॉर दैट गवर्नमेंट केम अप विद सेक्शन 10(2)। ये पहले एक नोटिफिकेशन के थ्रू आया था, नोटिफिकेशन 2/2019, एंड उसके बाद इसे मेन सेक्शन में ऐड कर दिया गया। तो आज के डेट में सेक्शन 10(2)(a) गिव्स अस बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम टू सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइडर्स विद सम गुड्स एलिमेंट, वो लोग को भी चलेगा। अब यहाँ लिमिट क्या है, याद रखिएगा, यहाँ लिमिट है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 लाख। अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 50 लाख था तब आप ये 10(2)(a) का स्कीम ले सकते हैं, नहीं तो ये स्कीम नहीं मिलेगा। करंट ईयर में ऑब्वियसली दिस स्कीम विल बी अवेलेबल अप टू 50 लाख। अब सर मैंने तो अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं लिया, तो क्या मेरा फर्स्ट 20 लाख तक का जो टर्नओवर था वो भी ऐड होगा ये 50 लाख में? ऑब्वियसली यस, क्योंकि आपने जब से बिजनेस शुरू किया है सारा कुछ, चाहे उस समय आप अनरजिस्टर्ड हो या आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, एग्रीगेट टर्नओवर इज ऑल योर सेल्स। तो अगर मैं लॉजिकली सोचूं और अगर मैंने आज बिजनेस शुरू किया है तो पहले 20 लाख के लिए तो मैं रजिस्ट्रेशन लूंगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 30 लाख के लिए मैं इस कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकता हूं। टोटल 50 लाख हो गया। अब जैसे ही टोटल 50 लाख हुआ उसके बाद मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा रेगुलर स्कीम में, ठीक है। सारे के सारे कंडीशन सेम है एक्सेप्ट फॉर दिस, ये सारे सेम। F पॉइंट अप्लाई नहीं होता है फॉर 10(2)(a) एंड फॉर ऑब्वियस रीजन। F पॉइंट बोलता है सर्विस नॉट परमिटेड अनलेस इट इज विद इन दैट स्पेसिफाइड लिमिट। अरे उसी के लिए तो 10(2)(a) आया था, तो ऑब्वियसली वो कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। बाकी सब कुछ इज सेम फॉर 10(2)(a) एंड नॉर्मल कॉम्पोजिशन स्कीम विच इज अवेलेबल अप टू 1.5 करोड़ और 75 लाख। अब सर्विस इंडस्ट्री के लिए रेट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम थोड़ा हाई है कंपेयर टू अदर्स। तो अब हम बात कर सकते हैं रेट्स की। ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द रेट्स ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। 4 लोगों के लिए रेट डिफाइंड है। एक है मैन्युफैक्चरर, CGST 0.5%, SGST 0.5%। एंड सर CGST 0.5, SGST 0.5 मतलब IGST 1% था, कभी दिमाग में भी मत लाना ये। क्यों? क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई इज नॉट परमिटेड फॉर अ पर्सन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो IGST का रेट नहीं दिया हुआ है। एंड उसके बाद लिखा हुआ है ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट, तो जितना आपका टर्नओवर है इन अ स्टेट उस पे आपको पे करना है, क्योंकि ये स्टेट वाइज ब्रांच वाइज पे होता है। ट्रेडर CGST 0.5%, SGST 0.5% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर इन अ स्टेट। याद रखना सिर्फ ट्रेडर को ये बेनिफिट मिलता है, नहीं तो बाकी सब लोगों को सारे टर्नओवर पे भरना पड़ता है। सर सारे टर्नओवर मतलब टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों कंसिडर होंगे, बट ट्रेडर के लिए सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे उसे 0.5 पे करना। नहीं तो आप देखेंगे मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर का रेट सेम है, बट डिफरेंस क्या है? द ओनली डिफरेंस इज दैट manufacturer would pay on entire turnover, trader would pay only on taxable turnover, ठीक है। रेस्टोरेंट्स के लिए CGST 2.5%, SGST 2.5% of turnover in a state. And lastly, section 10(2)(a), CGST 3%, SGST 3%. That means maximum सर्विस इंडस्ट्री के लिए रेट है विच इज 6%। सर ये जो आपने रेट्स लिखा वो हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर से? बिल्कुल नहीं, ये आपको अपनी जेब से पे करना है। सर ITC मिलेगा परचेजेस पे? बिल्कुल नहीं। सर कोई अगर RCM का केस बनता है तो RCM पे करना होगा, वो लोअर रेट पे करेंगे या फुल रेट पे करेंगे? याद रखना RCM का लायबिलिटी पे ये लोअर रेट आपको नहीं मिलता है। इट इज ओनली ऑन योर सप्लाईज वेर यू गेट दिस लोअर रेट। RCM का जो भी केस होगा
उस पे कॉम्पोजिशन डीलर को फुल रेट में पे करना होगा। ठीक है, नाउ देन वी हैव सम मिसलेनियस पॉइंट्स। अब मिसलेनियस पॉइंट्स में देयर आर 3 केसेस वेयर अ पर्सन वुड हैव टू शिफ्ट टू रेगुलर स्कीम। पहला, he can voluntarily shift to regular scheme at any time। याद रखना, कॉम्पोजिशन से रेगुलर स्कीम जाने के लिए कोई टाइम नहीं है, मतलब ओनली ऑन दिस डेट यू कैन गो, ऐसा कुछ नहीं है। एनी टाइम यू कैन शिफ्ट फ्रॉम कॉम्पोजिशन टू रेगुलर। फिर अगर करंट ईयर में आपका टर्नओवर एक्सीड हो जाता है 1.5 करोड़, 75 लाख या 50 लाख से ज्यादा, तब आपको शिफ्ट होना पड़ता है रेगुलर स्कीम। एंड द लास्ट केस इज इफ यू वायलेट एनी कंडीशन, एंड ये बहुत ध्यान रखना, अगर एक भी ब्रांच ने एक भी कंडीशन तोड़ दी तो फिर कॉम्पोजिशन स्कीम एलिजिबल नहीं होगा, सारे ब्रांचेस को शिफ्ट करना पड़ेगा रेगुलर स्कीम। एक एग्जांपल देता हूं, अब 2 ब्रांचेस है, मुंबई में एक, दिल्ली में एक। अब अगर मुंबई से दिल्ली में एक स्टॉक ट्रांसफर कर देता हूं, गेम ओवर। हाँ क्या सर? हाँ, गेम ओवर। एक स्टॉक ट्रांसफर एंड एवरीथिंग इज ओवर। रीजन बीइंग इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, खेल खत्म। सो बी वेरी केयरफुल, एक भी ब्रांच एक भी कंडीशन तोड़ेगा तो ऑल दी ब्रांचेस हैव टू शिफ्ट। एंड फिर और एक क्वेश्चन आता है, सर ऐसा कर सकते हैं 3 ब्रांच के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम ले लिया, एक ब्रांच के लिए रेगुलर स्कीम ले लिया? बिल्कुल नहीं, ये परमिटेड नहीं है। सारे के सारे ब्रांचेस विल बी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, या सारे के सारे ब्रांचेस विल बी अंडर रेगुलर स्कीम। ठीक है सर, कैन दे इशू अ टैक्स इनवॉइस? द आंसर इज नो, दे इशू अ बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि ये लोग टैक्स तो कलेक्ट कर ही नहीं सकते। पर हाँ, नेम बोर्ड में लिखा हुआ रहना चाहिए कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, एंड बिल में भी लिखा हुआ रहना चाहिए कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। सर कॉम्पोजिशन टू रेगुलर कभी भी जा सकते हैं? द आंसर इज यस, बट रेगुलर से कॉम्पोजिशन यू कैन शिफ्ट ओनली ऑन 1 अप्रैल। याद रखना, ये कॉम्पोजिशन टू रेगुलर एनी टाइम, रेगुलर टू कॉम्पोजिशन ओनली ऑन 1 अप्रैल। और जब भी एक स्कीम से दूसरे स्कीम शिफ्ट होते हैं ना, स्टॉक डिटेल्स देना होता है। अब स्टॉक डिटेल्स क्यों देना होता है वो मैं आईटीसी के वीडियो में चेक बताऊंगा, क्योंकि उसका लिंक इनपुट टैक्स क्रेडिट से है, इसीलिए वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। एंड फाइनली एक चीज मत भूलिएगा, फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, interest on loans, deposits, advances will not form part of aggregate turnover or turnover in a state. Clear? Yes. तो ये पूरा स्ट्रक्चर पहले हमने स्टार्ट किया एग्रीगेट टर्नओवर से, who is eligible, फिर we understood for how much will there be eligibility, then persons, then 10(2)(a), then rates, then मिसलेनियस पॉइंट्स। अब रिटर्न्स का बात रिटर्न्स चैप्टर में करेंगे, बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर अभी इधर ही बता दो, तो लेट मी टेल यू, पेमेंट ऑफ टैक्स दे डू ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, और एक फॉर्म फाइल करते हैं CMP 08 एंड ड्यू डेट इज 18th of the next month after the relevant quarter। एंड रिटर्न फाइल होता है एक GSTR 4 विच इज ऑन एनुअल बेसिस, एंड ड्यू डेट इज 30th April आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। ये वापस आएगा रिटर्न्स चैप्टर में, बट फिर भी आपको एक स्क्रीन पे सारे के सारे कॉम्पोजिशन स्कीम के पॉइंट्स दिखाई दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।